वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद वर्मा आप लोगों के साथ। मैं आज लेके आया हूं 10th की मैथ की पूरी सीरीज़ 2025 के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारे पास है पहला चैप्टर और पहले चैप्टर के अंदर हम कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनमें पूर्णांक, प्रेम्य, अप्रेम्य तथा सभी दशमलव वाली संख्याएं शामिल हों। देखिए, आपने संख्याओं के बारे में नॉलेज 9th क्लास के अंदर अपने पढ़ा है। उसके अंदर प्रेम्य, अप्रेम्य, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक संख्याएं सारी की सारी अपने पढ़ रखी हैं। और वहाँ हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याएं। सर, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें सारी संख्याएं शामिल होती है। ऐसी संख्याएं जिनमें सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं? शामिल होती हैं। जैसे प्रेम्य संख्या भी इसके अंदर आती है, जीरो भी आती है, पूर्णांक संख्याएं भी इसके अंदर आती हैं, अप्रेम्य संख्याएं भी आती हैं, दशमलव वाली संख्याएं भी आती हैं। तो मैंने इसके एग्जाम्पल के रूप में लिखा है √3। तो अप्रेम्य संख्या है सर 1/2, प्रेम्य संख्या है सर 5, 7, -4 ये पूर्णांक नंबर है, -0.4 ये दशमलव वाली संख्याएं हैं। यानी सारी ऐसी संख्याएं जो यहाँ विद्यमान हैं वो सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं? वास्तविक नंबर होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं संख्याओं में सबसे बड़ा समूह होता है। यानी रियल नंबर्स जो होते हैं ना, वो क्या होता है? वास्तविक संख्याएं जो हैं, सारी संख्याएं जितनी भी अपनी पड़ी हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रुप होता है, सबसे बड़ा समूह होता है। यानी सबसे बड़ी संख्याएं यही होती है। इसके अंदर ही सारी की सारी संख्याएं इंक्लूड होती हैं जो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। काल्पनिक संख्या ऐसी कोई संख्या नहीं होती, बस एक इमेजिनरी पॉइंट आता है, उसकी बात अपने करेंगे बड़ी क्लासेस के अंदर, अभी नहीं। चलिए फिर हम कर रहे हैं अंक गणित की आधारभूत प्रेम्य। अंक गणित की आधारभूत प्रेम्य, इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर कहा गया है कि हम बचपन में पढ़ते आ रहे थे कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको क्या किया जा सकता है? उनके गुणनखंडों के रूप में तोड़ा जा सकता है। उनके गुणनखंडों के रूप में क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। तो वही आपकी क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रेम्य है। वो कहता है, ये प्रेम्य क्या कहती है? ये प्रेम्य कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस थ्योरम के अनुसार क्या होता है? तो आप लिखोगे इस प्रेम्य के अनुसार, इस प्रेम्य के अनुसार, इस प्रेम्य के अनुसार, इस प्रेम्य के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अच्छा, ये प्रेम्य क्या कह रही है? इस प्रेम्य के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या मतलब जिसमें किसी अन्य संख्या का क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस बात को अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने 15। हमें पता है कि 15 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 5 और 3 का क्या जाता है? भाग जाता है। तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 को लिख सकता हूँ 3 × 5। तो सर ये इसके क्या कहलाते हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्या कहलाते हैं? अभाज्य गुणनखंड। और आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी है। क्या पढ़ा था? संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो वही आपकी क्या बन जाती है? अंकगणित की आधारभूत प्रेम्य बन जाती है। यानी इसको गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? इसका अंकगणित की आधारभूत प्रेम्य कहलाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमने ये तो बचपन में पढ़ा हुआ है,
तो सर इस अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज़ कहाँ होता है? तो हमने ये भी पढ़ा होगा HCF यानी मैस है, और LCM यानी लेस है के बारे में भी कहीं न कहीं पढ़ा होगा। चलिए हम इसकी बात करते हैं कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। चलिए भाई अब बात करते हैं सर HCF और LCM। अब किसकी बात करते हैं? HCF और LCM के बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले डेफिनेशन लिखो। HCF क्या होता है? HCF होता है दो संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात। देखिए होता क्या है, दो संख्याएं दी होंगी, आपको क्या बोला है? दो संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करने के बाद में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनमें देखना है कि न्यूनतम घात कौन सी है, वही आपका क्या होगा? HCF होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस बात को समझते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मैंने क्या लिया, एक ले लिया 20 और एक ले लिया मैंने 16। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का डिवाइड करूँगा, यहाँ आएगा 10, फिर 2 का डिवाइड करूँगा 5, फिर 5 का डिवाइड करूँगा 1। ये इसके हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। और इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप कहोगे कि ठीक है सर, तो आप लिखोगे 20 इज इक्वल कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 5। आप लिखोगे 16 इज इक्वल कितना है? आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब आपको चूज करना है HCF। मैंने क्या कहा है कि दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ आ रहा है, सर उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? 2। उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? 2। सर 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, और इस उभयनिष्ठ आए इसकी भी कौन सी घात होनी चाहिए? न्यूनतम घात। सर इसको मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4, और इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों में क्या लेना है? न्यूनतम घात लेनी है। तो यहाँ पे तो 2 की पावर 4 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो न्यूनतम घात कौन सी है? 2 की पावर 2। तो आपका HCF क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? आपका HCF क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, आप इसको एक तरीके से और याद रख सकते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे याद रखो कि सर इसमें जो कॉमन आया है ना, इसमें जो कॉमन आया है, एक बार ये कॉमन आ गया और एक बार ये कॉमन आ गया, और कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 ही अवयव हैं जो कॉमन आ रहे हैं। तो सर एक बार जो कॉमन आया है उसको एक बार लिखो, फिर गुणा लगाओ, फिर एक बार कॉमन आया है इसको एक बार और लिखो। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तब भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। अब इसके बाद में आता है LCM। इसके बाद में आता है सर LCM। LCM क्या होता है? LCM होता है सर जो न्यूनतम घात आती है ना, न्यूनतम घात आती है HCF के अंदर। ऐसे याद रखो कि जो न्यूनतम घात आती है वो तो इंक्लूड है ही है, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं वो भी क्या होंगे? आपके इंक्लूड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंक्लूड हो जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे? दो संख्याओं में अधिकतम घात का गुणन।
अधिकतम घात का क्या करना है, गुणन करना है आपने। दो संख्याओं में क्या करना है, अधिकतम घात का क्या करना है, गुणन। यानी दो संख्याओं के आप गुणनखंड निकालेंगे और उसके क्या कर देंगे, अधिकतम घात का क्या करेंगे, गुणन करेंगे। तो दो संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखना, अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात का गुणन। तो दो संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात का जो गुणन होगा ना, वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। अब सर एलसीएम कैसे निकालेंगे, चलिए इसी एग्जांपल में बात करते हैं। ऊपर अपने पास एग्जांपल लिया हुआ है, आपको इसके अंदर एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले जो मैंने अभी मेथड करवाया उससे करवाता हूँ मैं आपको। एलसीएम यहाँ एचसीएफ 4 था, अब मैं सर इसका निकालने जा रहा हूँ एलसीएम। आप कहोगे कि सर एलसीएम कैसे निकालेंगे, सर एलसीएम में जो आपका कॉमन आ रहा है ना, वो तो एलिमेंट लिखने ही लिखने हैं। सर ये कॉमन वाले एलिमेंट मैंने लिख लिए, आप कहोगे ओके रिपोर्ट है सर, लिख लिए, ठीक है। इसके बाद में आप कहोगे कि सर बाकी जो बच गए इनका क्या करें, तो ये 2 बार 2 बच गया और 1 5 बच गया, तो आप लिख दो 2 बार 5 लिखा मैंने। 2 बार कितना लिख दिया, 5 लिख दिया। ये देखो सॉरी 2 बार 2 रह गया, 2 बार 2 रह गया ना, तो 2 × 2 लिख दो और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स इसके गुणा में पटक दो, जो कॉमन आ रहे हैं उनको लिखने के बाद में लिख दिए। अब इनका मल्टीपल करो, 4 8 16, 16 5 कितना होता है 80, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब मैंने आप कहोगे कि सर ये तो कॉमन वाले आपने फैक्टर वाला बता दिया, जो आपने मेथड सेकंड बताया था कि आप कॉमन लो, कॉमन एलिमेंट्स को लिख लिया, उसके बाद में जितने पड़े हैं सारे मल्टीपल में लिख दो। आप क्या करोगे कि आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। याद रखना जब 3 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है और एचसीएफ एलसीएम लगाना है, तो मेथड में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए अपने एग्जाम्पल लेंगे बाद में, पहले इस बात को समझो। अब मैंने जो बात कही थी, क्या बात कही थी, अब मैं इस बात करता हूँ एलसीएम की परिभाषा के अकॉर्डिंग। आपने ऐसे निकाला, अब अपने एलसीएम की परिभाषा के अकॉर्डिंग कहते हैं। एलसीएम क्या होता है, मेरे यहाँ दिखाया है, दो संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात। अभाज्य गुणनखंड किए, आपने कुछ कॉमन नहीं देखना, आपने कुछ भी कॉमन नहीं देखना। अभाज्य गुणनखंड में जो अधिकतम घात है, आप कहोगे 2 की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4। 2 की अधिकतम घात कितनी हो रही है भाई, यहाँ 4 हो रही है। तो आपने ना एलसीएम में लिखना है 2 की अधिकतम घात कितनी है, 4। आप कहोगे कि ठीक है सर, 2 की अधिकतम घात मैंने लिख ली, 4 लिख ली। फिर 5 की अधिकतम घात कितनी है, 1 ही है यहाँ पे, तो इनटू में क्या लिख दिया, 5। यानी मैंने लिखा था अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात का गुणा। अधिकतम घात का क्या करना है, गुणन करना है। तो अधिकतम घात 2 की अधिकतम घात 4 थी, वो कर दिया 2 की पावर 4, और इसके साथ गुणा किसका होगा, 5 का भी तो होगा ना, 5 की अधिकतम घात है। तो एलसीएम में सारे एलिमेंट्स का गुणा हो जाता है, जो मैक्सिमम पावर आती है वो लेनी है और गुणा में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो लेने हैं। तो अब 2 × 4, 2 की पावर 4 16, इंटू में 5, 16 5 80। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या तो कॉमन लो, कॉमन लेने के बाद में जितने बच गए उन एलिमेंट्स को गुणा कर दो, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अन्यथा आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप क्या करो, मैक्सिमम पावर चूज कर लो। दोनों में मैक्सिमम पावर किसकी है, 2 की। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। 2 की अधिकतम पावर 4 आपने चूज की, और गुणा में 5 की अधिकतम पावर कितनी है, 1। इसके अलावा कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। चलिए भाई, ये था आपका एचसीएफ और एलसीएम। अब हम बात करते हैं चैप्टर 1.1 की। 1.1 के अंदर आपके ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। उससे पहले एक रिलेशन आता है, क्या आता है, एक रिलेशन आता है, उसकी और बात करते हैं। चलिए भाई, एक रिलेशन होता है कि यदि हम 2 संख्याएं लेते हैं ए और बी, कोई भी 2 संख्याएं हो सकती हैं, और उनका क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो इन संख्याओं और एचसीएफ एलसीएम के मध्य क्या संबंध होता है। तो ये देखना, आप लिखोगे, नोट लगा के लिखना यहाँ, यदि ए व बी 2 संख्याएं हैं, तब a × b
इज इक्वल होगा HCF इंटू LCM। ये महत्वपूर्ण संबंध है, इसको याद रखना है। ये मोस्ट IMP रिलेशन है, इसको याद रखना है क्या सर? अगर दो संख्याएं आपके पास A और B दी हुई हैं, उनका आप HCF निकालो, LCM निकालो। HCF इंटू LCM जब आप निकालोगे तो जो आंसर आएगा ना, वो A और B को गुणा करने पे जो आंसर आता है उसके बराबर आएगा। इस पे बेसिस जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब अपने शुरुआत करते हैं 1.1 की। तो चैप्टर नंबर 1.1 निकालिए आप। तो अपने पास आ गया चैप्टर नंबर 1.1। 1.1 के अंदर अपना क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका अभाज्य गुणनखंड करने हैं। संख्याएं दी हुई हैं और बोला गया है कि इनका क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो पहली संख्या दे रखी है आपके पास 140। फिर आपके पास दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है 156। फिर तीसरे में दे रखा है आपको 3825, यानी तीसरे में अभाज्य गुणनखंड करना है आपको 3825 का। और चौथे में आपको अभाज्य गुणनखंड करना है 5005 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, 4 के बाद में 5 भी, वो आप लोग स्वयं करेंगे। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, 140 का अभाज्य गुणनखंड करने जा रहा हूँ। 0 यहाँ कौन सा अंक है? सम संख्या है, और सम संख्या है तो इसमें ऑलवेज 2 से क्या रहेगी? ये डिवाइडेड रहेगी। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 0 का 0 70। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 35 दूना 70 होता है तो 35 पे चला जाएगा। फिर 3 से डिवाइड होता नहीं है तो 5 से जाएगा। 5 7 35, 7 1 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सर 156 का भी क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड 2 से डिवाइड करोगे। देखो 2 का 1 में जाता नहीं है, डिवाइड नहीं होता। 2 का 1 में भाग नहीं जाता है तो 15 में भाग देंगे तो 15 डिवाइड होता है 2 से। तो 2 7 14, 1 आगे रह गया 16, 2 8 16। फिर 2 में देंगे क्योंकि सम संख्या है ना, सम संख्या जब तक होती है वो 2 से डिवाइड होता है। तो 7 में कहाँ तक जाएगा? 2 3 6, 1 आगे आएगा 18, 2 3 18। अब कहाँ किस में जाएगा? यहाँ भी सम संख्या आ गई तो 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 9। फिर क्या आ जाएगा? 13। 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का ही डिवाइड होगा। तो 13 एकम क्या हो जाएगा? 13। तो अब आप क्या करोगे सर? 156 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आ जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपके पास दे रखा है 3825 दे रखा है। अब इसकी बात करते हैं अपने, ठीक है? 3825 दे रखा है, इसकी बात करते हैं। 3825 इसकी बात करते हैं। सर लास्ट में क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। जहाँ भी 5 हो या तो वो 5 से डिवाइड होता है या फिर वो 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि 15 में 5 आता है तो वो 3 से डिवाइड है। यानी इस प्रकार की कोई संख्या हो सकती है, या तो ये 3 से डिवाइड है या 5 से। पहले 3 से करके देखते हैं। 3 का 1 में भाग, 3 का 3 में देंगे तो 1, 3 दूनी 6 जाएगा। फिर 2 रह गया, 3 7 21, 1 बच गया, 3 5 15, यानी 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 रह गया, 3 7 21, 1 हो गया, 3 5 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, और फिर 7 में डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 रह गया, 1 आगे चला गया, 3 5 15, 425। फिर देखो 3 का भाग जाता है क्या? नहीं, इस बार 3 का डिवाइड नहीं होगा तो अपने किस से डिवाइड करेंगे? फिर 5 से। तो 5 8 40, 2 रह गया, 5 8 40, 2 रह गया तो 5 5 25। फिर क्या करेंगे? 3 का डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं होता। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, और यहाँ हो जाएगा 3, तो 35, 5 7 35, यहाँ हो गया 17, 17 एकम क्या हो जाएगा? 17। अब देखो 3825 में गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये 4th नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है 5 का डिवाइड होगा ना, तो आप कहोगे कि सर 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5।
आप कहोगे कि सर इसके अलावा किसका भाग जाता है, आप कहोगे 3 का देखेंगे क्योंकि लास्ट में क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है, तो 3 का डिवाइड करके देखेंगे। 3 तिया 9, 1 आगे चला गया 10, 3 तिया 9, फिर 1 आगे 11, 3 का भाग नहीं जाता, 5 का भाग जाएगा नहीं। सम संख्या का किसी सम संख्या का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में कोई सम संख्या नहीं है, ना 2 का जाएगा, ना 4 का जाएगा, ना 6 का जाएगा, कोई भी सम संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो 2 4 6 तो कैंसिल हो गए, 3 का इसमें जा नहीं रहा, 5 का इसमें जाएगा क्योंकि जाएगा नहीं, क्योंकि 5 का भाग तभी जाता है जब लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, तो 5 का भी नहीं जाएगा। इसके बाद में रह गया क्या, 6 के बाद आता है 7, 7 का डिवाइड करके देखो, 7 एकम 7, 3 रह गया, 7 चौके 28, 2 रह गया, हाँ 7 का जा रहा है, 7 एकम 7, 3 हो गया 30, तो 7 चौके 28, 2 21 हो गया, 7 या 21, 143, हाँ सर चला गया। अब 143 में किसका भाग जाता है, देखो 7 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, तो 143 में भाग जाएगा किसका, 9 का भाग जाता है। 7 के बाद में 9 का ही देख के देखना है, 9 का भाग चेक करो, 9 एकम 9, 5 रह गया, नहीं जा रहा। इसके बाद में 11 का देखे देखो, 11 एकम 11, 3 11 तिया 33, हाँ 11 से जा रहा है सर, 11 एकम 11, 3 रहा 33 हो जाएगा, 11 तिया 33, फिर आ जाएगा 13 का डिवाइड, 13 एकम 13, ये होगा गुणनखंड। तो 5000, 5 का गुणनखंड हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। ये आपके पहले के चारों के चारों क्वेश्चन मैंने करवा दिया, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, एक क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। तो मैंने पहले के 4 क्वेश्चन करवाए हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड में खास ध्यान रखना है, अगर किसी संख्या के अंत में यानी इकाई अंक अगर 0 है, 2 है, कोई भी सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग कन्फर्म है जाएगा। अगर विषम संख्या है और विषम संख्या में खासकर 5 है या 1 है तो 3 का भाग जा सकता है, संभावना बनती है, और नहीं है और 5 है तो कन्फर्म है कि 5 का भाग तो जाएगा ही। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपने क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 2। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हुए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। सर पहली संख्या दे रखी है, दूसरे के पहला दे रखा है, पहले में दे रखी है एक संख्या 26 दे रखी है और दूसरी संख्या दे रखी है 91, दूसरी संख्या दे रखी है आपके पास 91। सर इसका क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपने को, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 26 का एचसीएफ ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। बनाओ, 2 का डिवाइड करेंगे 13 आएगा, 13 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, क्योंकि इतना ही पॉसिबल है। 91 में क्या होता है, 3 का भाग 2 जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 7 का देके देखो, 7 का जाएगा, 7 एकम 7, 2 21, 7 ये 21, 13 एकम 13, ये हो गया। तो सर अभाज्य गुणनखंड क्या कुछ आ जाएंगे इनके, देखो इनका अभाज्य गुणनखंड आ गया 26 बराबर में आ गया 2 × 13 और 91 इज इक्वल कितना आ जाएगा 7 × 13। आप कहोगे सर एचसीएफ सर यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन एलिमेंट्स 13 आ रहा है। उभयनिष्ठ देखना है, उभयनिष्ठ क्या है दोनों में, 13 उभयनिष्ठ है और 13 उभयनिष्ठ होने के साथ साथ ये बताओ मैक्सिमम पावर कितनी है 13 की, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो आप क्या लिखोगे 13 की पावर 1 यानी कितना आ जाएगा 13 ही आ जाएगा, यानी एक ही बार उभयनिष्ठ आया तो वैसे कर लो चाहे। इसके बाद में सर आप कहोगे कि एलसीएम निकालना है। अब आप कहोगे कि 13 उभयनिष्ठ है वो देखना है, अब 13 उभयनिष्ठ है और 13 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो ये एक ही बार लिखा जाएगा। फिर 7 देखना है, 7 उभयनिष्ठ नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन एलसीएम के अंदर 7 का गुणा होगा। फिर 2 उभयनिष्ठ नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन 2 का गुणा हो जाएगा। इनकी मैक्सिमम पावर 1 है तो 1 लिख देंगे। कितना हो जाएगा भाई, 7 दूनी 14, 13 × 14, 13 और 14 जब गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, 2 लगातार संख्याओं का मल्टीपल क्या होता है, छोटी संख्या का स्क्वायर प्लस में छोटी संख्या का स्क्वायर। 13 की स्क्वायर कितना होता है 169 प्लस में 13 तो क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा, 182 हो जाएगा। आप डायरेक्ट मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन 2 लगातार संख्याओं का जब भी मल्टीपल करना हो तो छोटी संख्या का स्क्वायर प्लस में छोटी संख्या लिख देंगे। छोटी संख्या क्या है 13 और 14 में 13 है, तो 13 का स्क्वायर प्लस 13 169 प्लस में क्या आ जाएगा 13, यानी कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा।
चलिए भाई, ये हो गया हमारा सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के सेकंड की बात करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर अपने चलते हैं सेकंड के सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए भाई, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का कौन सा कर रहे हैं? सेकंड। सर सेकंड का सेकंड क्या कह रहा है? 510 और 92। 510 दे रखा है और दे रखा है 92। यहाँ दे रखा है 510 और 92। इनका क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ एलसीएम सेकंड। और इसका थर्ड जो दे रखा है वो दे रखा है, इसी का थर्ड जो दे रखा है, इसका जो थर्ड दे रखा है वो दे रखा है 336 और 54। 336 और क्या दे रखा है? 54 दे रखा है। चलिए भाई, अब इन दोनों क्वेश्चनों पे डिस्कस कर लेते हैं। गुणनखंड करना है, 0 दिखाई दे रहा है, 2 से डिवाइड होगा। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1 हंसल 5 दूनी 10, 255। 2 का मतलब होता है आधा करना, 510 का आधा 255 ही होता है। 5 आ गया, ठीक है सर। 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ 5 होगा तो विषम संख्या है, 3 का भी जा सकता है और 5 का भी जा सकता है। मैं सबसे पहले 3 का देख के देखता हूँ। 3 का 2 में जाता नहीं, 25, 3 8 24, 8 3 24 होता है, 8 पे जा रहा है, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 5 15। ठीक है, आप हो गए, ठीक है। फिर क्या करेंगे सर? 3 का देखे देखेंगे, नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 1 कम 5, 5 7 35। फिर 17 का होगा, 17 1 कम 17। यहाँ करेंगे 92 में, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 23। फिर 23 एक अभाज्य संख्या है और 23 में क्या होगा? 23 का ही डिवाइड होगा और किसी संख्या का डिवाइड नहीं होता। चलिए, तो हम क्या करेंगे सर? इनका एलसीएम लिखना है, तो आप लिखोगे 510 का गुणनखंड आया है 2 × 3 × 5 × 17 और 92 का जो गुणनखंड आया है वो है 2 × 2 × 23। आप कहोगे कि सर एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? सर एचसीएफ होगा इन दोनों में जो उभयनिष्ठ आ रहा है, इन दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है। उभयनिष्ठ 2 आ रहा है और 2 की मैक्सिमम पावर आएगी या मिनिमम? तो 2 की मिनिमम पावर। यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे 2 की मिनिमम पावर कितनी है? 1। तो क्या हो जाएगा? एचसीएफ 2 हो जाएगा। या ऐसे देख लो, इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 2, तो आप 2 लिख दो। अब सर आपके आगे कहोगे एलसीएम क्या होगा? सर ये जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है इसकी पावर कितनी है? या तो 2 लगा के बाकी सारे एलिमेंट्स को गुणा कर दो, या ऐसे समझो कि सर 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 2 की मैक्सिमम पावर लेनी है, तो 2 की पावर कितनी लूँगा? 2। बाकी सारे एलिमेंट्स जो पड़े हैं इसको गुणा में कर दो, 3 × 5 × 17 × 23, क्योंकि इनकी पावर 1 1 है तो ये सारे मल्टीपल में आ जाएंगे। 2 की पावर 4 होता है, 5 दिया क्या होता है? 15 होता है, इंटू 17 इंटू क्या हो जाएगा? 23। फिर 2 की पावर 4, 5 दिया 15 इंटू 17 इंटू 23, 15 चौके कितना हो गया? 60 इंटू 17 इंटू कितना हो जाएगा? 23। अब इन सभी को मल्टीपल करना है। सबसे पहले मैं 17 और 23 को मल्टीपल करता हूँ। 17 और 23 को मल्टीपल करेंगे, 17 दिया 51, 1 5, उल्टा कर रहा हूँ, 17 का 3 में कर रहा हूँ। 17 दिया 51, 1 5 पे गया, 17 दूने 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा भाई? 39। तो 300 कितना आ जाएगा? 91। 60 इंटू 391। अब 6 का मल्टीपल कर दो, 6 का मल्टीपल कर दो, आगे 0 लिख देना। 6 कम 6, 6 का 9 में करेंगे तो 54, 5 हो गया। 6 दिया 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23, 23460, 23460, क्योंकि आगे 0 लिखी जाती है ना, इनका मल्टीपल कर दो, आगे 0 लगा दो, 23460। ये आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा और आपका क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। अब इसी प्रकार से अपने कौन सी क्वेश्चन की बात करते हैं? थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 336। 336 का सम संख्या दिखाई दे रही है, 2 से डिवाइड करेंगे। सर 2 एकम, तो 1 रह गया, 13 हो गया, 6 दूनी 12, 1 रह गया आगे, 8 दूनी 16, 268। फिर 2 से जाएगा, 8 दूनी 16, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर क्या होगा? 3 से जाएगा, 3 7 21, फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब देखिए आगे दे रखा है 54, तो 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। 27 में गया तो 3 से जाएगा, 3 3 27, 9। फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, फिर 3 आ गया, 3 एकम 3। ये हो जाएगा आपका गुणनखंड। ये था आपका पहला क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन था। अब अपने कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या कुछ आया है वो देख लो।
इसका ये वाला, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इधर वाली साइड। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है सर, 336 में 2 कितनी बार आया है, 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, इन 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 इंटू 3 और इंटू क्या आ जाएगा 7। और यहाँ पे आ गया 54 कितनी, 54 में 2 कितनी बार है, 1 की बार है, आप लिखोगे 1 बार। और 3 कितनी बार है सर, 3 है 3 बार, 3 कितनी बार है 3 बार है। तो सर HCF क्या होगा, HCF होगा सर जो कॉमन आए हैं ना, जो कॉमन आए हैं उनका न्यूनतम पावर आएगी, मिनिमम पावर। सर यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 2, और 2 की मिनिमम पावर कितनी है 2। क्या 3 कॉमन नहीं आ रहा, हाँ सर 3 कॉमन आ रहा है, और 3 की मिनिमम पावर कितनी है 1। तो आप लिखोगे 2 इंटू 3, बस जो मिनिमम पावर वाले हैं उनको गुणा कर दो, 2 3 क्या हो जाएगा 6, हो गया HCF। इसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है, LCM। आप कहोगे सर LCM क्या आएगा, LCM होगा मैक्सिमम पावर उठानी है। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो आप उठा लिया। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो उठा लिया। बाद में कौन कौन सा रह गया, ये तो सारे हो गए ना, 2 और 3, पीछे रह गया 7, तो 7 को गुणा करो। 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, 3 की पावर 9 कितनी होती है, 3 की पावर 3 कितनी होती है 27, इंटू में कितना आ जाएगा 7। यह आपका LCM हो जाएगा। अब इनको मल्टीपल कर लो, 16 इंटू 27 कर लो, 7 इंटू या 16 इंटू 27 कर लो, पहले इनको कर लो, कैसे कर लो, 16 इंटू 27 साते कर लेते हैं अपने, 7 से करेंगे 49, 4 7 2 14 और 4 18, 179 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम 16 से करने जा रहे हैं। तो अब देखो 16 नी में कितना हो गया 144, 4 14, तो 16 नी में 144 हो गया। और 16 8 कितना हो जाएगा भाई 128, 16 8 कितना हो जाएगा 128, 16 8 128, 128, 16 8 128 और 14 कितना हो जाएगा 132, 16 8 128, 128 और 14 कितना हो जाएगा भाई 128, 32 और 142, तो 2 हो गया, फिर 14 रह जाएगा, फिर 16, 16 एकम 16, 16 और 14 कितना वापस हो जाएगा 16 और 14 हो जाएगा ये 20 और 30, 30 24 आपका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा भाई, ये आपका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। अब देखिए जितने भी सेकंड क्वेश्चन के क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए, ठीक है। अब आगे वाले जो क्वेश्चन है आप लोग इसी प्रकार से निकालेंगे। आगे कोई क्वेश्चन रहा है, एक आधा क्वेश्चन मैंने छोड़ा है आपके लिए, वो आपसे हम करेंगे। इसके बाद अपने चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए भाई फटाफट 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, रीड करिए फटाफट। आप जब भी वर्क करने बैठे हैं तो कम से कम आपके पास एक कॉपी पेन और किताब होनी चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन रीड कर लिया होगा आपने। और 3rd क्वेश्चन क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, बट क्या दिया हुआ है इस बार 3 संख्याएं दे रखी है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहले क्वेश्चन में दे रखा है 12 15 21, यानी एक दे रखा है 12 15 और 21। सर इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका भी अभाज्य गुणनखंड और इसका भी अभाज्य गुणनखंड। और इसके बाद में क्या दे रखा है, एक दे रखा है 17 23 29, ठीक है। फिर दे रखा है दूसरा दे रखा है 17, फिर दे रखा है 23, फिर क्या दे रखा है 29, ये दे रखा है। एक आप लोग करेंगे, 2 मैं करवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर करेंगे आगे नेक्स्ट 4। चलिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 से करेंगे 5 3 15, 5 से करेंगे 1 आएगा। 2 से 3 से करेंगे क्योंकि 21 है, विषम संख्या है तो 3 7 21, 7 एकम 7। सर ये आ गया 12 इज इक्वल आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3, और 15 इज इक्वल आ गया 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3, और 21 इज इक्वल आ गया 7 इंटू 3, ये आ गया। तो सर हम क्या कर रहे हैं, इसका HCF निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं इसका सर HCF निकालेंगे। HCF निकालना है। अब तीनों में कॉमन देखना है। सर तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन तो 3 ही आ रहा है, ठीक है। आप कहोगे ओके रिपोर्ट है सर, 3 आ गया, और कुछ कॉमन नहीं आया। मिनिमम पावर कितनी है 3 की, 1 ही है, तो 3 हो जाएगा HCF। अब क्या करेंगे, LCM याद करेंगे। अब सर LCM क्या आ रहा है वो देखो। सर 3 तो आएगा आ गया ना 3, क्योंकि इसकी तो मैक्सिमम पावर भी 1 है और मिनिमम पावर भी 1 है। इसके बाद में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है,
और फिर क्या है 5 की मैक्सिमम पावर 1 है तो 5 आ जाएगा, और 7 की मैक्सिमम पावर भी 1 है तो 7 आ जाएगा। 3, 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी, 5 × 7 गुणा करो, क्या होगा 7 5 35, 35 चौका कितना हो जाता है 140, 140 करेंगे, 140 14 तिया कितना होता है 14 तिया 42, और ये हो जाएगा 420, कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। आप मल्टीपल अलग अलग कर सकते हो भाई, 7 5 35, 35 चौका 140, 140 को 3 से गुना करेंगे तो 420 आ जाएगा आपका आंसर, यानी एलसीएम आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं 17 में करेंगे तो 17 एकम 17, क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर हैं, 23 एकम 23, 29 एकम 29, तीनों के तीनों कौन से नंबर दे रखे हैं, प्राइम नंबर दे रखे हैं, अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं। तीनों क्या दे रखे हैं, प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या है। और प्राइम नंबर जब दिए होते हैं तो खुद का खुद में भाग जाएगा, इसलिए कुछ भी करने की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं। अब बात करेंगे एचसीएफ की, तो सर एचसीएफ बराबर में है 17। अब देखिए एचसीएफ करने से पहले वो लिखते हैं, 17 बराबर में क्या आएगा 17 इंटू में 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 23 बराबर में क्या आएगा 23 इंटू 1, और 29 बराबर में क्या होगा 29 इंटू 1 लिख सकते हैं। सर एचसीएफ कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, तो क्या कॉमन आ रहा है, कम से कम सभी के मल्टीपल में 1 तो होता है ना, तो एचसीएफ क्या होगा 1, यानी एचसीएफ का मान कभी क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। एचसीएफ का मान कभी भी 0 नहीं होता है, ये बात याद रखना। इसके बाद में बात करते हैं एलसीएम की। यहाँ एलसीएम करेंगे तो 17 इंटू 23 इंटू 29 गुणा करना है, गुणा करने पे आंसर आ जाएगा। गुणा करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। गुणा करने का भी एक मेथड होता है, अलग अलग कर सकते हो आप, तो वैसे डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम और तरीके से भी कर सकते हैं। देखो ये 29 है, 29 को अपने 30 मान लेते हैं, 30 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 29 आएगा। इसको किससे गुणा करना है 23 से, 23 कितना हो गया 69, 23 कितना हो गया 69 हो गया, तो 690 माइनस में कितना आ जाएगा 23, तो ये 690 माइनस 23 करोगे, 690 माइनस क्या करोगे 23, 10 में से 3 गया 7, यहाँ हो जाएगा 8, 8 में से 2 गया 600 क्या आ जाएगा 67। इन दोनों को गुणा करने पे 667 आ रहा है, 17 इंटू आ गया 667, 17 इंटू में क्या आ गया 667। अब थोड़ा बड़ा ही रकम है तो आप डायरेक्ट गुणा करना चाहते हैं कर सकते हैं। 667 को किससे गुणा करेंगे 17 से। अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, कैसे करोगे सर, मैं इस 17 को 10 + 7 कर देता हूँ, तो ये 10 का होगा तो 6 6 7 0। अब 7 का गुणा कर दो, 7 तो 7 49, 4 7 6 42, 4 46 और 4 हो जाएगा 7 6 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा भाई, फिर से 46 हो जाएगा, यही होगा ना, देख लो एक बार, ये हो जाएगा 6670 हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद में आप करोगे 7 7 49, 4 7 6 42 और 4 46, 4 हो गया तो 7 6 42, 42 और 4 46 हो जाएगा, 9 6 और ये 13 का 13 आंसर 1 हो जाएगा, ये 6 और 6 12, 12 और 1 13 आंसर 1 हो जाएगा, 10 और 1 11, 11 33 ये हो जाएगा 11 113 39, यानी 11,339 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। वो तो मल्टीपल करना है, आप किसी भी मेथड से करें वो उससे मतलब नहीं है, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से क्या कर सकते हैं इसका मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तीसरे का फर्स्ट और सेकंड मैंने करवा दिया, तीसरे का थर्ड आप लोग स्वयं करके देखेंगे। इसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में अपने स्टॉप करेंगे आज के सेशन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको एक रिलेशन, एक संबंध, एक फॉर्मूला लिखवाया था, उसी पे बेसिस क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास गिवन है, दिया हुआ है। गिवन क्या है, गिवन वैल्यूज़ में क्या है भाई, एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 306 का दिया हुआ है, 306 इंटू 657। ये कहता है 306 और 657 का जो एचसीएफ है 9 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या करना है फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम। फाइंड क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए भाई, दो संख्याएं आपके पास दे रखी हैं, एचसीएफ भी आपके पास दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, आप लिखोगे हम जानते हैं कि A इंटू बी इज इक्वल क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम।
HCF इंटू क्या होता है, LCM होता है ना। तो A इंटू बी, सर A का मान दे रखा है 306, B का मान दे रखा है 657, क्योंकि यही तो दो संख्याएं दी हुई हैं और इनका HCF कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, और इनका HCF कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। इसके बाद में 9 दे रखा है तो LCM ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। 9 इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में, 3 इंटू 306 इंटू 657 बटे में कितना हो जाएगा, 9, और क्या आ जाएगा, LCM। अब इसको कट करो, कैंसिल आउट करेंगे, देखो 9 का भाग 9 तिया 27, 3 रहा, 9 चौके 36, ये हो जाएगा। 657 को 34 से मल्टीपल कर लो, 657 को 34 से मल्टीपल करो, चाहे 30 + 4 बना के कर लो, चाहे ऐसे करना है तो ऐसे कर लो। 7 चौके 28, 2 5 चौके 20, 2 22, तो 2 रह गया, 6 चौके 24 और 2 26, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ करेंगे 7 21, 2 5 15, 2 17, आंसर 1 18 और 1 19, ये हो जाएगा। 8 3 13, 11 और 1 12, आंसर 1 और 1 2, 22,338, 22,338, यानी LCM इज इक्वल आ जाएगा आपका 22,338। ये आपका हो जाएगा भैया गुणा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, LCM ज्ञात कर सकते हो। आपके पास HCF दिया है तो LCM ज्ञात कर सकते हो, LCM दिया है तो HCF ज्ञात कर सकते हो। इसलिए ये संबंध क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए भाई, आज अपने यहीं तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक आप अच्छे से कर लीजिए, जितने भी एग्जाम्पल्स आपके दिए हुए हैं वो कर लीजिए। एक एग्जाम्पल्स थोड़ा हटके है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, वो थोड़ा हटके है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही ज्वाइन करते रहिए, क्लासेस को कंटिन्यू करिए। आपको अच्छा लगे लेक्चर तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। 1-2 लेक्चर मेरे साथ बने रहिए, आपको मेरी समझ में आने लग जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।